हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों की मूलभूत शरीर संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था फल के बारे में, फूल के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड यानी कि बीज के बारे में। ठीक है। ये जो है आपका जो आपका हम वीडियो है, ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। तो बेटा सीड जो होते हैं, समझो इस चीज को। मैंने कल भी कहा था कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने कहा था कि पहले क्या होता है कि निषेचन होता है। ठीक है। निषेचन के अंदर क्या होता है कि जो पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, वहां से क्या आते हैं, वहां से मेल गैमीट आता है, नर युग्मक आता है, और वो जो अंडाणु होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। आप लोगों ने निषेचन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा 11th-12th के अंदर, हम इसको आगे रिवाइज भी करेंगे। तो जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद में बेटा यहाँ पे बीज बनने की शुरुआत होती है। बीजों को यूजुअली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंजियोस्पर्म्स के जो बीज होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो बीज होते हैं उनको हम मोटा मोटा दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है एक बीजपत्री। ठीक है। मैंने पहले भी बताया रखा है आपको कि जो घास वाले पादप जो होते हैं, घास जो होती है, उनके अंदर जो बीजपत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही कोटाइल होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं। एक ही कोटाइल होता है, जैसे कि गेहूं के अंदर हो गया या फिर किसमें हो गया, जैसे कि मक्का के अंदर हो गया, तो उनके अंदर एक ही कोटाइल होता है और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं। और जो जैसे कि चना हो गया, सेम हो गई, इनके अंदर जो दो, अगर भाई मटर आजकल आ रहे हैं, मटर खाओ, है ना। खैर, मटर खाओगे तो उसके ऐसे ना दो भागों में वो डिवाइड हो जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज डाइकोटिलेडन कहलाती है। क्या कहलाती है वो चीज? डाइकोट्स या डाइकोटिलेडन्स कहलाती है, द्विबीजपत्री कहलाती है। यहाँ पे दो बीजपत्र होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंडोस्पर्म लिखा हुआ है। बेटा ये एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, ये भ्रूणपोष है। अब भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है? आपकी मम्मी कहीं आपको भेजती है तो आपके लिए टिफिन विफिन जरूर लगाती होगी कि बेटा ये खा जाना, या ये रख ले, ये नमकीन का पैकेट रख ले, या ये बिस्किट का पैकेट रख ले, तेरे काम आएंगे। फिर कहाँ खाएगा या कहाँ खाएगी, है ना। तो एक बात बताओ, प्लांट नहीं करेंगे क्या ऐसा? पौधे भी करते हैं। जब पौधे में जो बीज है वो उनका बच्चा ही तो है। जो बीज बन रहा है उस बीज के अंदर, भाई जब तक पौधा बड़ा होगा, या अगर मैं ये बोलूं कि सीड में जर्मिनेशन होता है, मतलब उसका अंकुरण होता है, तो जब सीड का अंकुरण हो रहा है यानी कि जर्मिनेशन हो रहा है, उसके अंदर उसको ऐसा तो नहीं है ना कि सीड आपने डाला, बीज आपने डाला, तभी के तभी वो पत्तियां जो है वो पत्तियां निकल आएंगी और प्रकाश संश्लेषण भी शुरू हो जाएगा, सारे काम शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? समझो इस चीज को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर एक संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम भ्रूणपोष बोलते हैं, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आई रिपीट, एक तरह का रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है, और उस रिजर्व्ड फूड मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बोलते हैं। काम क्या आता है ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसका काम बेसिकली क्या है? इसका काम ये है कि जब तक जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तब तक वो थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको पोषण प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो हुआ भ्रूणपोष का काम कि यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। बेटा भ्रूणपोष के आधार पर भी हमने बीजों को दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी, और दूसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं भ्रूणपोषी। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात कहें कि कुछ जो बीज में एक अर्धविकसित पादप पाया जाता है, यानी कि अब धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। जब जो बीज है वो एक छोटा प्लांट ही तो है, तो अब उसके अंदर भ्रूण में एक जो मुख्य अक्ष होता है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये एक जो मुख्य अक्ष होता है ना, इस मुख्य अक्ष के जो ये बीच वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल।
अच्छा, अब इस वाले एक्सिस पे भाई पौधे में क्या चीजें होती हैं आप लोगों को पता है। तना होता है, जड़ होती है, पत्तियां होती हैं। तो ये सब मिनी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे पाई जाती है, जिसको आगे जाके वो पत्तियां बनाती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बड बोल रहे हैं। ये सारे ये क्या होते हैं, ये उपांग जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर, जो आगे जाके धीरे धीरे पत्तियों में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो संरचनाएं जो होती हैं, अगर मैं यूं इस तरह से इस बीज को खोलूं तो ये दो निकल आए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र। इसमें दो हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोलेंगे। इसमें पूरे में एक ही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री बोलेंगे। ठीक है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बीज पत्र के बिल्कुल आधार पे क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। यानी कि ये जो आधार है, ये इस पे एक हाइपोकोटाइल होता है और इस हाइपोकोटाइल को हम बोलते हैं बीज पत्राधार। इसको हम क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है। अब इसके बिल्कुल निचले सिरे पे, अगर मैं ये बोलूं, इसके बिल्कुल निचले सिरे पे, इस हाइपोकोटाइल के निचले सिरे के ऊपर क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं। और ये रेडिकल जो है, अगर हम बात करें कि ये एक तरह का मूलांकुर होते हैं, यानी कि ये जो है मूलांकुर बोल रही हूं मैं, इसको रेडिकल बोल रही हूं। तो ये मूलांकुर किसका निर्माण करते हैं, ये मूल का, यानी कि जो आपकी जो जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो है, ये क्या है, जो ये आपका हाइपोकोटाइल है, जो बीज पत्राधार है, इसके बिल्कुल नीचे क्या होते हैं, मूलांकुर होते हैं। और ये मूलांकुर किसका निर्माण करते हैं, आगे जाके मूल यानी कि रूट का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ एक संरचना होती है, पेडिकल। ठीक है। और ये जो पेडिकल है, ये आगे जाके शूट यानी कि किसका निर्माण करते हैं, तने का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो ये बड होती है, ये आगे जाके किसका निर्माण कर रही है, ये आगे जाके पत्तियां बनाती है। क्या बनाती हैं, लीव्स यानी कि पत्तियां बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। ये वाली बात तो हुई किसके अंदर, डायकॉट में। मोनोकॉट में देखो तो यहाँ पे इस तरह का क्या संरचना है, ये संरचना जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल बोल रहे हैं। यहाँ पे रेडिकल मतलब क्या हो गया, ये मूलांकुर हो गया। ये जो हो गया पेडिकल हो गया, ये क्या बनाता है, आगे जाके शूट यानी कि ये तना बनाता है। ये क्या बनाती है, पत्तियां बनाती हैं। ये कॉटिलिडन है, जो भी आगे जाके काम में आ रहा है। ठीक है। इसी के ऊपर ही ये लगे हुए हैं। ये होता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये एक तरह का संग्रहित भोजन है। कैसा भोजन है बेटा, ये एक तरह का संग्रहित भोजन है, रिजर्व्ड फूड है ये। तो जो ये रिजर्व्ड फूड है, ये जब पौधा जब तक लायक नहीं हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के, तब तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको वापस से रिवाइज करवाती हूँ। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे एक बार वापस से इसको रिवाइज कराएं अगर, तो मैं बता देती हूँ, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में डिफरेंस होता है। डाइकॉट में क्या होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, और मोनोकॉट में कितना होता है, एक ही कोट होता है, जिसको हम मोनोकॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे बीच वाला जो ये आधार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, जिसको हम बीज पत्राधार बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे रेडिकल होता है, जिसको हम मूलांकुर बोलते हैं। यही आगे जाके किसका निर्माण करता है, मूल का निर्माण करता है।
पेडिकल आगे जाके किसका निर्माण करता है? शूट का, यानी कि तने का निर्माण करता है। बड क्या बनाती हैं? पत्तियां बनाती हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यूजुअली सबसे ज्यादा पादपों के अंदर ये जो एंडोस्पर्म होता है ये प्रेजेंट होता है। तो यही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेडिकल होगा, पेडिकल होगा, बड होगा, कॉटिलेडन होगा और एंडोस्पर्म होगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बात करी। किसके बारे में मैंने बात की आप लोगों को कि जो अगर हम बात करें कि मोनोकॉट और डाइकॉट में सीड की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बेटा ध्यान रखना कि जो सीड होते हैं, सीड के ऊपर यानी कि बीजों के ऊपर एक क्या होता है? कोट होता है। आई रिपीट, बीजों के ऊपर एक कोट होता है और उसी कोट को हम क्या नाम देते हैं? सीड कोट नाम देते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, जैसे कि मान लो ये एक बीज है ना, इसके ऊपर एक कोट बना हुआ होता है, एक चोल बना हुआ होता है, ये जो बीजों को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, उनको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बीज चोल बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, जब भी बीज के अंदर पानी जाता है, इम्बाइबेशन होता है, यानी कि अंतः शोषण होता है। ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर। तो जब भी अंतः शोषण होता है तो ये जो सीड कोट होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये फूल जाते हैं और सीड कोट हट जाता है। कई पादपों के अंदर यानी कि कई पौधों के अंदर सीड डॉर्मेंसी यानी कि सीड यानी कि बीज की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। वो जर्मिनेट नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर जो ये बीज चोल इतना मोटा बनता है, ये बीज चोल कि यहाँ के अंदर पानी ही नहीं जा पाता। तो कई बार सीड डॉर्मेंसी जो है वो इस तरह से डेवलप हो जाती है। तो ये सीड कोट का काम क्या होता है? इसको बचाने का, बीज को बचाने का। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पर्टिकुलरली जो आपके प्लांट्स होते हैं यानी कि जितने भी आपके पौधे होते हैं उनके अंदर ध्यान रखना जो उनका टिप वाला पार्ट जो होता है, बिल्कुल जो चाहे वो प्ररो का हो यानी कि शूट का हो, चाहे वो मूल का हो यानी कि रूट्स का हो, दोनों के टिप वाले भाग में एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विभज्योतक। विभज्योतक कोशिका यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। बेटा जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, बेटा इन बात का ध्यान रखना, ये सेल्स हमेशा टिप वाले पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से, इसी की सक्रियता की वजह से जो बीज होता है, बीज में बहुत ज्यादा विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी क्या होती है? ग्रोथ होती है। यानी कि सीड जो है वो क्या करता है? बहुत जल्दी ग्रो करता है, डिवाइड होता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि उनके अंदर वो इतनी जल्दी डिवाइड करती है, इतनी जल्दी उनके अंदर डिवीजन होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वैसे ही वहां पे पर्व और पर्व संधियां बनती जाती हैं और उसमें से क्या निकलती जाती हैं? शाखाएं निकलती जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्ररोग की एक पूरी संरचना होती है और उसी संरचना को हम मेटामर और फाइटोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामर और फाइटोमर बोलते हैं। तो बेटा जो ये मेटामर और फाइटोमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना। मेटामर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि समझना है इस चीज को, अलग अलग प्लांट के अंदर अगर मान लो कि कोई भी एक प्लांट है ना, या कोई भी एक पौधा है, वो एक निश्चित ऊंचाई तक चला गया। अब भाई वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर सर्दियों का टाइम है और हमें तो उनकी पत्तियां छांटनी है। ठीक है, आपने उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया, पूरा प्लांट जो है ऊपर से आपने खत्म कर दिया। अब वहां पे
वो कोशिकाएं वापस से किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, वो कोशिकाएं वापस से विभजोतक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी। मैं दोबारा से बोल रही हूं, वो कोशिकाएं वापस से विभजोतक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी, और यही जो गुण होता है इसी को हम मेटामर बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फाइटोमर जो है, अगर हम बात करें कि जैसे कि अलग अलग फाइटोमर से क्या होता है कि अलग अलग संरचनाओं का निर्माण होता है, पुष्पक्रम का निर्माण होता है, शाखाओं का निर्माण होता है, या फिर शूल का निर्माण होता है, या फिर अगर हम बात करें प्ररोह का निर्माण होता है, जो शूट है पर्टिकुलरली उसका निर्माण होता है। तो ये वाली चीजें जो कहलाती है विभजोतक कोशिकाओं का जो ये वाला भाग जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोमर बोलते हैं। बेटा देखो, मेटामर और फाइटोमर दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइटोमर जो विभजोतक कोशिकाओं का एक समूह जिनको हम लोग बात कर रहे हैं, तो फाइटोमर वो समूह है जो सक्रिय रहता है क्या बनाने के लिए, पर्व संधियां हो गए यानी कि नोड्स और इंटरनोड्स हो गए, ठीक है, इन्फ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम बनाने के लिए। और जो मेटामर वो समूह होता है जो अलग अलग सक्रियता दर्शाता है, और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एट ए टाइम सक्रिय होगा। ये आपने प्लांट को काटा, वापस से प्लांट ग्रो कर जाएगा ना, कर जाएगा वो वापस से ग्रो, तो वो किसकी वजह से करेगा, वो करेगा मेटामर की वजह से। तो दो चीजें होती हैं, फाइटोमर और मेटामर जो चीजें होती हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो फाइटोमर और मेटामर इनके बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और कल डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि फाइटोमर्स क्या होते हैं और मेटामर्स क्या होते हैं। और अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और इसको हम आगे डिटेल में कल पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।